हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में इम्प्लांटेशन का प्रोसेस पढ़ लिया था, इम्प्लांटेशन के टाइप्स हमने पढ़ लिए थे। नाउ अब हमें पढ़ना है, हमने ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी का इम्प्लांटेशन तक पढ़ लिया था। उसके बाद हमें अब थोड़ा सा आइडिया लेना है जो कि आपके नोट्स में नहीं है। प्लीज़ आप इसे यहाँ से नोट डाउन कर लें, जो मैं बता रही हूँ एटलीस्ट आप डायग्राम्स तो नोट डाउन कर लें और कुछ 4-5 पॉइंट्स आप बना लें कि जिससे कि आपको आइडिया लग जाए, क्योंकि गैस्ट्रुलेशंस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिकली गैस्ट्रुलेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द, एक जनरल में कहें तो 3 जर्म लेयर का जो फॉर्मेशन है वो गैस्ट्रुलेशन में होता है। बेसिकली मोरुला के बाद ब्लास्टुला स्टेज आती है एंड देन गैस्ट्रुला स्टेज आती है। गैस्ट्रुलेशन के अंदर हमने देखा था कि क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन के अंदर मूवमेंट होता है, सेल्स को अपने आप को रीअरेंज करती हैं, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स होता है एंड ड्यू टू द मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स यहाँ पर 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। हमने ये इम्प्लांट हो चुका है, ये ए वाला डायग्राम है, इसमें हमने देखा है कि इम्प्लांट हो चुका है। दिस इज द कोरियोनिक विलाई है। ये कोरियोनिक विलाई जो है ये कोरियन वाली एक मेम्ब्रेन होती है, इसके चारों तरफ, इस एम्ब्रियो के चारों तरफ कोरियन मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, विच इज अ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। वहां से ये कोरियोनिक विलाई जो है ये एम्बेडेड रहती है इन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। नाउ ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ये वाला हिस्सा एंडोमेट्रियम लाइनिंग, यहाँ से आप समझ सकते हैं। एंड इसके इस तरफ है क्या है, यूटेराइन कैविटी है। ये वाला जो हिस्सा है हमने पढ़ा था कि ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट लेयर एंड दिस इज अ ट्रोफोएक्टोडर्म भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रोफोएक्टोडर्म भी इसे कहा जाता है। या तो आप इसे ट्रोफोब्लास्ट कहें या ट्रोफोएक्टोडर्म कहें। बेसिकली इसका तो कोई रोल नहीं होता है एम्ब्रियो के अंदर, लेकिन ये आगे चल के क्या बनाता है, मेम्ब्रेन बनाता है, कोरियन मेम्ब्रेन बनाएगा। बेसिकली यहाँ से कोरियन मेम्ब्रेन तो बनेगी, साथ ही साथ कोरियन विलाई भी होगी, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं दैट विल एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। और ये किसका पार्ट है? ये कोरियोनिक वाला जो पार्ट है, कोरियन वाला पार्ट होगा, ये किसका पार्ट होगा? फीटल का। परेशान मत हो, अभी देखो ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट है और ब्लास्टोसिस्ट में हमने बात की थी कि दीज आर द इनर सेल मास एंड ये इनर सेल मास जिस तरफ यहाँ पर इम्प्लांट हो चुकी है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग में इम्प्लांट हो चुकी है और ये है ब्लास्टोसील। नाउ अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये सेल्स जो थी डिवाइड हो रही हैं। यहाँ पर ये जो रॉबेर सेल्स ऑफ रॉबेर कहते हैं, हमने पढ़ा था कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट जो कि इनर सेल के साथ जो कांटेक्ट में होता है उसे हम कहते हैं सेल्स ऑफ रॉबेर एंड दीज सेल्स नाउ ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस ये जो सेल्स ऑफ रॉबेर हैं ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। क्या होती है? डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। डीजनरेशन ऑफ सेल्स, रॉबेर सेल्स। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? डीजनरेशन ऑफ रॉबेर सेल्स, यहाँ पर डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी एंड जैसे ही यहाँ पर डीजनरेशन हो जाएगा रॉबेर सेल्स का, देन आगे क्या होगा कि आगे ये जो एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं या फिर हमको इनको एम्ब्रियोनिक नोब भी कहते हैं, दैट एम्ब्रियोनिक नोब और द इनर सेल मास, इसे कई बार शॉर्ट में कई जगह पर ICM भी लिखा हुआ रहता है, शॉर्ट में ICM सेल्स हैं एंड ये यहाँ जाकर के इसको रिप्लेस करती है, उसको कवर कर लेती हैं या अलाइन हो जाती हैं। दीज सेल्स शिफ्टेड टुवर्ड्स अपवर्ड मूवमेंट होता है और यहाँ आकर के ये अरेंज हो जाती हैं, दीज इनर सेल्स। नाउ अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो बच्चों,
थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हमने जब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन किया था तो हमने देखा था कि जो सबसे बाहर वाली लेयर जो थी वो थी कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर थी जोना पेलुसिडा और उसके अंदर थी एग मेम्ब्रेन। सो जोना पेलुसिडा तो हम जानते हैं, मैं शायद कल बताया नहीं या फिर बताया होगा तो मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद मैंने मिस कर दिया कि जो जोना पेलुसिडा है वो क्या हो जाती है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। डिस्ट्रॉय कैसे हो जाती है कि वो ये जो सेल्स ऑफ रॉबर्ट्स है ये क्या करती हैं, ये सेल्स ऑफ रॉबर्ट जोना पेलुसिडा को क्या करती हैं, रप्चर करती हैं और ये ब्लास्टोसिस्ट जो है पूरा वहां से स्क्वीज आउट हो जाता है। एंड ये तभी पॉसिबल होता है जब ये इम्प्लांटेशन इसको एंडोमीट्रियम लाइनिंग में ही करना हो। जोना पेलुसिडा का एक बहुत ही स्पेसिफिक फीचर है कि जोना पेलुसिडा जो है इसे कहीं और इम्प्लांट होने से रोकती है। इट प्रिवेंट्स द अदर लोकेशन पे इम्प्लांट होने से इसको रोकती है या प्रिवेंट करती है। सो यहाँ जोना पेलुसिडा का ये इंपॉर्टेंट रोल है। सो बेसिकली अब यहाँ पर केवल ट्रोफोब्लास्ट है और ये एंडोमीट्रियम लाइनिंग में एम्बेडेड है। दिस इज द कोरियोनिक विलाई एंड इनर सेल मास क्या हो जाता है, शिफ्टेड हो जाता है, रिप्लेस करता है सेल्स ऑफ रॉबर्ट को, बाकी एज इट इज बनी हुई रहती है। नाउ अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि नाउ अब ये जो सेल्स हैं ये डिवाइड होती हैं। नाउ दीज सेल्स डिवाइड, इनर सेल मास ये जो है डिवाइड्स, अब ये डिवाइड हो रही हैं। सो डिवाइड होने पर ये सेल्स जो हैं दो टाइप्स की सेल बनेंगी। फर्स्ट जो सेल होगी जो कि अपवर्ड साइड है उसे तो हम कहते हैं कॉल्यूमर, इसका शेप ऐसे ही कॉल्यूमर सेल्स है एंड दीज आर द क्यूबॉइडल सेल्स, क्यूबॉइडल सेल्स। नाउ ये जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं इनको हम कहते हैं एपीब्लास्ट। क्यूबॉइडल सेल्स को हम कहते हैं एपीब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये शिफ्टेड होके कहाँ हो गई, दो डिवाइड हो रही हैं। ये वाली सेल्स आईसीएम क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है एंड डिवाइड होने पर ये टू लेयर्स बना रही हैं एंड दैट लेयर्स जिसमें से फर्स्ट वन जो सेल है कॉल्यूमर टाइप है, सेकंड क्यूबॉइडल है नीचे की तरफ एंड इसे एपीब्लास्ट कह रहे हैं कॉल्यूमर सेल को। और इस सेल को हम क्या कह रहे हैं जो कि क्यूबॉइडल शेप में है उसे हम कह रहे हैं हाइपोब्लास्ट। क्या कह रहे हैं उसे हम, हाइपोब्लास्ट। ओके, नाउ ये सेल का फॉर्मेशन हो चुका है, अभी सेल्स ऑफ रॉबर्ट जो है वो डिसअपियर हो चुकी है। नाउ अब यहाँ पर हमें आगे अब हमें पढ़ना है कि यहाँ से 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होगा और क्वेश्चंस यहाँ से इंपॉर्टेंट निकल के बन के आता है कि अब आपको ये हाइपोब्लास्ट की सेल्स को भूल जाना है। अब आप इस हाइपोब्लास्ट की सेल्स को आप भूल जाइए। ठीक है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन सी सेल्स हैं जो कि 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन कर रही है। सो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि हम इस हाइपोब्लास्ट सेल का अभी क्योंकि यहाँ इसका कोई रोल नहीं है एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो में कोई रोल नहीं है। ठीक है, हाइपोब्लास्ट का एम्ब्रियो के अंदर कोई रोल नहीं होता है तो इसलिए हम इसे भूल जाते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट ओनली एपीब्लास्ट सेल। ये एपीब्लास्ट सेल्स है जो कि कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने के लिए कैपेबल होती है, या फिर हम यूं कहें यही सेल्स हैं जो कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रही है। सो बेसिकली ई वाले स्टेप में हम देख रहे हैं कि देखिए ये वाली जो सेल्स हैं अगेन डिवाइड होंगी। क्या होंगी, एपीब्लास्ट अगेन डिवाइड हो रही है। एपीब्लास्ट सेल्स जो हैं ये अगेन डिवाइड हो रही हैं। क्या हो रही हैं, अगेन डिवाइड हो रही हैं। नाउ ये डिवाइड होने पर ये 2 सेल्स बना रही हैं। ठीक है, डिवाइड होने पर कुछ सेल्स जो हैं वो कुछ नीचे की तरफ अरेंज हो जाती हैं और अरेंज होकर के ये अगेन अपनी एक लेयर बनाती हैं और ये पूरी कंटिन्यू होती है लेयर, पूरे लास्ट तक ये कंटिन्यू होती है। कहाँ तक कंटिन्यू होती है, ये देखिए ये जो सेल्स यहाँ पे निकल के आई डिवीजन के दौरान कुछ सेल्स ने लेयर फॉर्मेशन किया और ये यहाँ से ये पूरी लेयर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो लेयर बन रही है सबसे पहले दिस इज द एंडोडर्म। तो सबसे पहले जर्म लेयर्स के अंदर सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है, एंडोडर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। सो दिस लेयर इज
called as endoderm. So this endoderm is formed by first, सबसे जो पहली germ cell का formation हो रहा है वो कौन सी है? Endoderm. And this endoderm is originated or derived from the epiblast cells. Now ये अब पूरी यहाँ पर कवर कर लेगी। अब देखिए यहाँ पर खास बात ये है कि जो इसके दो रीजन है, एक तो रीजन है जो कि ऊपर की तरफ है, एपीब्लास्ट की तरफ है, और एक रीजन जो है पीछे पोस्टीरियर की तरफ है। सो इन दोनों का ही रोल है। जो ये एपीब्लास्ट की तरफ जो रीजन है वहाँ की जो सेल्स है वो किसका फॉर्मेशन करेगी? गट का फॉर्मेशन करेगी। किसका करेगी? गट का फॉर्मेशन, एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन करेगी। और जो नीचे वाली सेल्स हैं जो कि नीचे ट्रोफोब्लास्ट के साथ अटैच्ड हैं वो किसका फॉर्मेशन कर रही है? वो कर रही है यॉर्क सैक का। ठीक है, तो ये एंडोडर्म सेल जो है हम आगे पढ़ेंगे कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल जो है वो कौन बना रहा है? ये यॉर्क सेल जो यॉर्क सैक जो बन रहा है वो कौन सी सेल्स बना रही हैं? एंडोडर्म सेल्स बना रही है। तो ये एंडोडर्म है ना। अब देखिए यहाँ पर अब एक क्या हो रहा है कि ये जो कॉल्यूमर, ये जो एपिथेलियल सेल्स, सॉरी एपीब्लास्ट जो सेल्स हैं रिमेनिंग, नाउ अगेन दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ठीक है, दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ये एंडोडर्म वाली लेयर है अंदर की तरफ, आगे की तरफ ये क्या बनाएगी? ये वाला एरिया बनाएगा गट, और ये जो इसके साथ मिलके क्या बनाएगा? यॉर्क सैक बनाएगा। नाउ अब क्या हो रहा है कि कुछ सेल्स अगेन यहाँ पर डिवाइड हो रही हैं एपीब्लास्ट की, और कुछ सेल डिवाइड होकर के शेडेड ऑफ हो रही हैं। कुछ सेल्स क्या हो रही हैं? शेडेड ऑफ हो रही हैं, एक बंच के फॉर्म में हो रही हैं, क्लस्टर के फॉर्म में, लम्प्स के फॉर्म में यहाँ पर रिलीज हो रही हैं, या फिर ऐसे एक एक सेल जो हो रही है वो डिवाइड हो रही है। ठीक है, यहाँ से ये देखो बिखरते हुए निकल रही है, ऐसे लम्प्स में निकल रही है। सो इन सेल्स को हम कहते हैं मीजोडर्मल सेल्स, या फिर हम ये आगे चल करके क्या बनाएगी? मीजोडर्म बनाएगी। क्या बना रही है? मीजोडर्म। और ये सेल्स अब अरेंज हो जाएंगी इसके चारों ओर से अरेंज हो जाएंगी एंडोडर्म के बाहर की तरफ, चारों ओर अरेंज हो जाएंगी दीज मीजोडर्म लेयर्स। तो ये हमने बात करी थी किसकी? ये तो है एंडोडर्म। ठीक है, और ये पिंक वाली जो है ये हमने बनाई है मीजोडर्म। नाउ अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक्टोडर्म। सॉरी दिस इज नॉट द मीजोडर्म। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगेन ये वाली सेल्स क्या हो रही हैं? अगेन डिवाइड होंगी। दीज सेल्स वुड डिवाइड एंड फॉर्म द, ये यहाँ पर मीजोडर्मल लेयर्स हैं, कुछ इस तरह से अरेंज होती हैं, आगे चल के ये सिलोम का फॉर्मेशन करेगी। सो बेसिकली ये जो सेल्स हैं ये डिवाइड होकर के अगेन एक लेयर बनाएगी सबसे लास्ट में, और उसे हम कह रहे हैं एक्टोडर्म। उसे हम कह रहे हैं एक्टोडर्म। सो बेसिकली क्या सीक्वेंस होगा? गैस्ट्रुलेशन, ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन जर्म सेल्स बनने का क्या सीक्वेंस होगा? पहले होगा एंडोडर्म, देन मीजोडर्म, देन एक्टोडर्म। सो बेसिकली ये 3 जर्म लेयर्स जो हैं ये कौन बना रही हैं? एपीब्लास्ट सेल्स बना रही हैं। क्या बना, कौन सी सेल्स के थ्रू बन रहा है? एपीब्लास्ट सेल्स के थ्रू बन रहा है। नाउ दिस एपीब्लास्ट से ये 3 जर्म सेल्स बनी, और ये 3 जर्म सेल्स जो है डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स बनाएंगी। एंडोडर्म जैसे कि गट का फॉर्मेशन करती है, मीजोडर्म है कनेक्टिव टिश्यूज का, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, आपके बोन्स हैं, कार्टिलेज है, इनका फॉर्मेशन करती है। एक्टोडर्म है जैसे कि एपिडर्म का फॉर्मेशन करती है, एपिडर्म है ना, स्किन का एपिडर्मल पार्ट है उसका फॉर्मेशन कर रही है। और बारिश हो रही है। ये एक्टोडर्म एपिडर्मिस का फॉर्मेशन कर रही है, हेयर्स, नेल्स, इन सब का फॉर्मेशन करती है ये एपिडर्म।
सो ये था हमारा गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस एंड गैस्ट्रुलेशन में हमने देखा कि 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन, विच इज यही इंपॉर्टेंट है कि 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, पहले कौन सी सेल बन रही, पहले कौन सी लेयर बन रही है, फिर कौन सी बन रही है, एट लास्ट कौन सी बन रही है। सो ये हमने सारा प्रोसेस जो पढ़ा है वो गैस्ट्रुलेशन की 3 जर्म लेयर्स का पढ़ा है। नाउ अब जो गैस्ट्रुलेशन है, अब हमें ये देखना है कि गैस्ट्रुलेशन का इंडिकेशन हमें कैसे पता चलेगा, कि कैसा इंडिकेशन हमको मिलता है ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन, कैसे हम पता करेंगे कि देख के कि यहाँ पर अब गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि इससे पहले जो भी प्रोसेस हुआ था उसमें सेल्स आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड, दे आर अनडिफ्रेंशिएटेड, उनमें कोई भी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स नहीं थी, सब एक जैसी लगती हैं, तो हम ये पता नहीं कर सकते कि वो कौन सी स्टेज है। नाउ अब हम ये देख सकते हैं गैस्ट्रुलेशन से कि गैस्ट्रुलेशन को ही हम देख के पता कर सकते हैं कि या दिस इज द गैस्ट्रुलेशन और ये 3 जर्म लेयर्स यहाँ पे बन चुकी है। सो बेसिकली इसका इंडिकेशन कैसे मिलता है कि एपीब्लास्ट जो होती है, ये देखिए यहाँ बनाते हैं, दीज आर द एपीब्लास्ट, ठीक है। अब ये जो एपीब्लास्ट है इनके अंदर डिप्रेशन स्टार्ट होता है, क्या हो रहा है, डिप्रेशन स्टार्ट हो रहा है। ये जो सेल्स है इन्हीं के अंदर, ये हमने जो सेल्स बनाई हैं इनके अंदर कुछ ऐसा डिप्रेशन स्टार्ट होगा कि अंदर की तरफ ऐसे रोल होंगी, अंदर की तरफ ऐसे रोल होने पर क्या बनेगा, एक डिप्रेशन बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, एक डिप्रेशन बनेगा और वो डिप्रेशन आगे चल करके एक स्ट्रीक बनाएगा, स्ट्रीक बनाते हुए और ये सबसे ऊपर की तरफ एक नॉब बनता है जिसको हम कह रहे हैं, ये तो है प्रिमिटिव स्ट्रीक। ये चिक के एम्ब्रियो में, जब आप आगे जाएंगे क्लासेस में, आपके जब प्रैक्टिकल्स होंगे तो चिक एम्ब्रियो में हमें ये बहुत इजीली दिखता है। गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस जब स्टार्ट हो रहा होता है तब हमें दिखता है, स्ट्रीक दिखती है, ये कुछ प्रिमिटिव स्ट्रीक ऐसे दिखती है, गर्त दिखती है हमको, एक पिट फॉर्मेशन जैसा दिखता है, ये कुछ ऐसा रहता है और ये नोब जैसा स्ट्रक्चर रहता है और जो आगे चल करके हेड का फॉर्मेशन करता है और ये आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्टिब्रल नोटोकॉर्ड में कन्वर्ट होता है। ये जब एपीब्लास्ट जो सेल्स हैं वहाँ पर डिप्रेशन एक आता है और उस डिप्रेशन से ये एक स्ट्रीक बनती है जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। सो बेसिकली गैस्ट्रुलेशन का इंडिकेशन क्या है, जब हमें प्रिमिटिव स्ट्रीक दिखने लग जाए तब हम कह सकते हैं कि गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। नाउ दिस डिप्रेशन, ये जो प्रोसेस है ये डिटरमाइन करता है कि ये डिप्रेशन डिटरमाइन करेगा बाइलेटरल सिमेट्री को। बाइलेटरल हम पढ़ेंगे कि आप पढ़ के आ चुके होंगे 11th में कि बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है। सो बाइलेटरल सिमेट्री को ये डिटरमाइन करता है दिस इंडिकेशन, ये जो डिप्रेशन हो रहा है एपीब्लास्ट के अंदर, जो आगे चल के क्या बना रही है, प्रिमिटिव स्ट्रीक बना रही है, ठीक है। और आगे यही जो नॉब है, ये जो बल्ज आगे निकला हुआ है, ये नॉब आगे चल के ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। ओके, सो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, ये हमने गैस्ट्रुलेशन कंप्लीट कर लिया है, इम्प्लांटेशन हो गया, गैस्ट्रुलेशन पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे आगे, इससे पहले हम रफ कर लेते हैं। सो हमें आगे अब पढ़ना है प्लेसेंटा के बारे में। हमने ये तो पढ़ लिया कि आगे 3 जर्म लेयर्स हैं, वो आगे पूरे ऑर्गन यानी कि पूरे के पूरे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट उन 3 जर्म लेयर्स के थ्रू होता है। नाउ अब हमें पढ़ना है प्लेसेंटा के बारे में पढ़ना है। सो हमें क्या पढ़ना है, प्लेसेंटा के बारे में पढ़ना है। सो व्हाट इज द प्लेसेंटा? प्लेसेंटा इज द मैकेनिकल and physiological connection, mechanical and physiological connection between maternal and fraternal. And fraternal body.
सो यहाँ पर हमें क्या है, प्लेसेंटा का मतलब क्या है कि इट इज अ कनेक्शन बिटवीन द मैकेनिकल एंड द फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द मैटरनल एंड फिटरनल, यानी कि एम्ब्रियो और मदर के बीच में जो कनेक्शन हो रहा है वो प्लेसेंटा के अंदर, वो प्लेसेंटा के थ्रू हो रहा है। सो ये जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन है ये किसमें आपको देखने को मिलेगा, जनरली मैमल्स के अंदर ही आपको, प्लेसेंटल मैमल्स में ही देखने को मिलेगा, प्लेसेंटल मैमल्स। ये किसका फीचर है, मैमल का फीचर है। सो ये वहां आपको देखने को मिलेगा। सो बेसिकली अब हम यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पर जो मैटरनल साइड से, ये है मैटरनल साइड एंड दिस इज द फीटल साइड। अब हमें देखना है कि मैटरनल साइड से और फीटल साइड से कौन कौन सी सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। सो मैटरनल साइड से इन्वॉल्व होने वाली जो साइड से जो इन्वॉल्व होने वाली सेल है उसे हम कहते हैं, बता सकता है कोई, डेसिडुआ। डेसिडुआ जो है मैंने बताया था दैट डेसिडुआ कन्वर्ट्स इनटू द मैटरनल साइड फॉर द प्लेसेंटा। नाउ दो फ्रेटर्नल साइड से कौन सी यहाँ पर सेल्स आएंगी, तो यहाँ पर आएंगे आपकी कोरियन। ओके, और इस कोरियन का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है ट्रोफोएक्टोडर्म से, ट्रोफोएक्टोडर्म से हो रहा है। नाउ अब हमें ये देखना है कि जब एम्ब्रियो जैसे जैसे इंक्रीज होता है, बड़ा होता है, तो हमने ह्यूमंस के अंदर देखा है कि ये है एम्ब्रियो है और इस एम्ब्रियो से कनेक्शन अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा से होता है। सो दिस इज द प्लेसेंटा एंड दिस प्लेसेंटा जो है इससे इसका कनेक्शन हो रहा है, इसे हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड कह रहे हैं। एंड दिस अम्बिलिकल कॉर्ड जनरली 12 to 24 इंच लॉन्ग हो सकती है, रेंज बिटवीन द 12 to 24 इंचेस लॉन्ग। सो यहां पर हम इसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अम्बिलिकल इज अ कनेक्शन बिटवीन, कैसे कनेक्ट हो रहा है, प्लेसेंटा और किसके बीच में, एम्ब्रियो के बीच में। दिस इज द एम्ब्रियो। नाउ अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि डेसिडुआ के बारे में मैंने कल बता दिया था कि जो डेसिडुआ लाइनिंग है वो हम किसे कह रहे हैं। डेसिडुआ लाइनिंग जो है ये देखिए, हम आज और डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज द एंडोमीट्रियम, ठीक है, और इसी एंडोमीट्रियम में क्या है, आप ये क्या सिचुएटेड है, ब्लास्टोसिस्ट, ये पहुंच चुका है। और ये यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट तो है ही, यहाँ पर इसके कोरियोनिक विलाई है एंड दिस इज द, ये है मायोमीट्रियम। क्या है ये वाला हिस्सा है मायोमीट्रियम और ये अंदर क्या है, एम्बेडेड है क्या, ब्लास्टोसिस्ट। अब देखो यहाँ पर जो इसकी मेम्ब्रेन है डेसिडुआ, हमने कहा था कि एंडोमीट्रियम लाइनिंग है, उसको हम क्या कह रहे हैं, हम उस एंडोमीट्रियम लाइनिंग को यहाँ पर डेसिडुआ कह रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पर 3 हमने लेयर्स पढ़ी थी, एक तो बेसिलस, एक कैप्सुलरिस और एक हमने पढ़ा था पेराइटलिस। डेसिडुआ, डेसिडुआ, डेसिडुला, डेसिडुआ, ठीक है। सो ये 3 लेयर्स है, बेसिलस, कैप्सुलरिस एंड द, सो ये जो एंडोमीट्रियम के साथ, ये जो इसी के साथ अटैच्ड है उसे हम कह रहे हैं बैसिलरिस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, डेसिडुआ बैसिलिस कह रहे हैं। और यही वाली जो है ये आगे चल करके किसमें कन्वर्ट हो रही है, ये पूरा एम्ब्रियो को कवर कर रही है, उसको हम कह रहे हैं, ये इसको जो कवर कर रही है उसको हम कह रहे हैं कैप्सुलरिस। दिस इज द बी, दिस इज द ए एंड सी। ये है ए वाला,
यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जो कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ अटैच्ड है, वो वाला लेयर एम्ब्रियोस के साथ सीधा कोरियोनिक विलाई के साथ अटैच्ड है, कोरियोनिक विलाई एंडोमेट्रियम के साथ अटैच्ड है, और इस एरिया को, इतने ही एरिया को हम कहते हैं बैसिलस कह रहे हैं। एंड जो पूरा ही कवर कर रहा है, इस पूरे एंडोमेट्रियम को जो ये कवर कर रहा है, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग इसको पूरी तरीके से कवर कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसे हम कह रहे हैं बी, यानी कि कैप्सुलरिस कह रहे हैं। एक कैप्सूल की तरह उसको पूरा एक कैप्सूल के फॉर्म में, कैप्सूल क्या होता है, पूरा कवरिंग, तो ये कैप्सूल है, इसको हम कह रहे हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस कह रहे हैं। नाउ इसके अलावा जो अदर देन जो ये यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, उसे हम कहते हैं पैराइटलिस कह रहे हैं। ओके, सो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इस प्लेसेंटा के फंक्शंस क्या है। क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्लेसेंटा के फंक्शंस हम पढ़ने वाले हैं। अब हम इसके पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। ओके, सो हमें प्लेसेंटा के बारे में फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिशन। सबसे पहला क्या फंक्शन होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन। सो जितना भी जो भी न्यूट्रिशन, क्योंकि यहाँ पर ये एग कैसे होते हैं, इन एग के पास कोई भी योक मटेरियल नहीं होता है पहले से ही। सो यहाँ पर जो न्यूट्रिशन है, उस न्यूट्रिशन को कैसे एब्जॉर्ब किया जाएगा, थ्रू द प्लेसेंटा। क्योंकि प्लेसेंटा कैसा है, एक तो मैटरनल वाला पार्ट है और एक कौन सा पार्ट है, फिटरनल पार्ट है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है ब्लड, और ब्लड से सारा न्यूट्रिशन जो है वो डिफ्यूज होकर के कहाँ जाता है, फीटल पार्ट के पास जाता है। सो बेसिकली यहाँ पर प्लेसेंटा का मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकेंड जो इसका फंक्शन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब है जो CO2 है, ऑक्सीजन एंड CO2 का जो एक्सचेंज होगा वो किसके थ्रू होगा, प्लेसेंटा के ही थ्रू होता है। ओके, सो ये इसकी तरह एक लंप की तरह वर्क करता है। सो प्लेसेंटा का अब नेक्स्ट क्या होगा, ये यहाँ पर क्या करता है, कुछ हार्मोन्स का सीक्रेशन करता है, सीक्रेट्स सम हार्मोन्स। और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है, जो कि प्रेगनेंसी को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, दैट इज अ प्रोजेस्टेरॉन। क्या है, प्रोजेस्टेरॉन है। नाउ प्रोजेस्टेरॉन जो है, सब पहले इसका जो मेजरली प्रोजेस्टेरॉन जो है वो कौन रिलीज करता था, कार्पस ल्यूटियम करता था। नाउ प्लेसेंटा बनने के बाद, प्लेसेंटा बनती है आपकी 11th वीक तक। By 11th week of pregnancy, ठीक है, तब ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, प्लेसेंटा वेल डेवलप्ड हो जाती है। सो प्रोजेस्टेरॉन, अब प्लेसेंटा जो है यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन मेजरली जो रिलीज करेगी वो है प्लेसेंटा ही रिलीज करेगी प्रोजेस्टेरॉन को, एंड सम अमाउंट में यहाँ पर एस्ट्रोजन भी रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, एस्ट्रोजन भी रिलीज होता है। एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एक है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक, नाम से ही पता चल रहा है, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, इट्स अ हार्मोन, और ये हार्मोन रिलीज करता है कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई रिलीज करता है, कोरियोनिक विलाई रिलीज कर रहा है HCG हार्मोन। सो बेसिकली दिस हार्मोन इज, it is the indication, if this is the present in
इट इज द प्रेजेंट इन ब्लड, इसकी अगर प्रेजेंस होगी तो प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। यानी कि प्रेगनेंसी अगर टेस्ट करना है यूरिन के अंदर, जनरली हम यूरिन के अंदर उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और उसके अंदर HCG हार्मोन जो होता है वो काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, हाई लेवल पे प्रेजेंट होता है 3-4 वीक्स के, यानी कि आफ्टर द 11 वीक तक, क्योंकि ये कंप्लीटली डेवलप हो चुका होता है, 8 वीक के अंदर ये वाला जो हार्मोन है रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है और ये यूरिन के अंदर पॉजिटिव अगर रहता है तो हम उसे कहते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। सो नाउ दीज आर द हार्मोन्स विच आर सीक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि ये एक्ट एज अ बैरियर, प्लेसेंटा इज ऑलवेज एक्ट एज अ बैरियर, एक्ट एज अ बैरियर। अब ये बैरियर की तरह भी वर्क करता है, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जैसे कि some pathogens and drugs, they can pass through the placenta, they both are क्या कर सकते हैं, दे कैन गो थ्रू द, इसको बाईपास कर सकते हैं प्लेसेंटा को, पैथोजन एंड द ड्रग। पैथोजन की अगर बात करें कि एड्स, जैसे कि मान लीजिए वायरसेस है, कुछ वायरसेस है जैसे कि एड्स का वायरस है, वो इस प्लेसेंटा बैरियर को क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है और फीटस के पास जा सकता है। ड्रग भी है, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि क्या कर सकती हैं, जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको कोई मेडिसिन लेनी है, किसी फीमेल को मेडिसिन लेनी है, प्रेग्नेंट लेडी को मेडिसिन लेनी है, तो उसे डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। सो यहाँ पर ड्रग एंड पैथोजन, वैसे तो एड्स के लिए कुछ यहाँ पर ड्रग्स आने लग गई हैं, कुछ मेडिसिन आने लगी हैं जो कि प्रिवेंट करती हैं प्लेसेंटा से इसको जाने से रोकती है एड्स के पैथोजन, लेकिन अदर कुछ पैथोजन्स हैं जो कि इसको क्रॉस कर सकते हैं। नाउ इसके अलावा कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि डिफॉर्मेलिटीज को शो करते हैं इन द फीटस। ऐसे कुछ सब्सटेंस हैं जो कि फीटस के अंदर डिफॉर्मेलिटीज लेकर के आते हैं, उनको हम कहते हैं टेरेटोजन्स। टेरेटोजन्स वो होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एम्ब्रियो के अंदर डिफॉर्मेलिटीज को लेकर आते हैं। और जैसे कि उसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मर्करी जो है वो मिनीमाटा डिसीज को कॉज करता है अगर ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाए तो। नाउ अब हमें पढ़ना है, ये हमने देख लिया है बैरियर, एक्ट एज अ बैरियर भी करता है, साथ ही साथ ये और क्या करता है, ये पैसिव इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स द पैसिव इम्यूनिटी, इट प्रोवाइड्स ऑल्सो पैसिव इम्यूनिटी। provides the passive immunity in the form of immunoglobulin G। कई बार क्वेश्चन यही डायरेक्ट आता है कि कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है, एंटीबॉडी है, इट इज एंटीबॉडी जिसको हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन G, क्योंकि ये ग्लोबिन एक प्रोटीन है, ग्लोबिन नेचर का है और उसका टाइप है G, और ये प्रोटीन नेचर का है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका नाम रखा है इम्यूनोग्लोबिन G। 5 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, इम्यून प्रोटीन्स, इम्यूनोग्लोबिन 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से वन ऑफ द टाइप इट इज प्रोवाइड द पैसिव इम्यूनिटी टू द डेवलपिंग फीटस। और ये कहां से, ये क्रॉस करके चला जाता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेता है। साथ ही साथ और क्या करता है, नाइट्रोजन वेस्ट को भी रिमूव करता है, इट रिमूव्स नाइट्रोजन वेस्ट। क्या रिमूव करता है, नाइट्रोजन वेस्ट को भी रिमूव करता है ये प्लेसेंटा। एंड प्लेसेंटा इज फुल्ली फॉर्म्ड बाय द, ये मैं आपको बता ही चुकी हूं, 11th वीक तक डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है। सो ये इसके कुछ फंक्शंस हैं जो कि हमने देखे हैं, मेजर फंक्शंस यही हैं। कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, ये आपको याद रखने हैं, कौन सी पैसिव इम्यूनिटी, कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो कि पैसिव इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग फीटस। एंड
एक्ट एज अ बैरियर, पैथोजन और ड्रग इसको क्रॉस कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, प्रोजेस्टेरॉन एज वेल एज HCG। और ये एक और हार्मोन रिलीज करता है ह्यूमन कोरियोनिक लैक्टोजन, HC लैक्टोजन, ये भी रिलीज करता है प्लेसेंटा। सो यहां पर ये हमने प्लेसेंटा के फंक्शंस देख लिए हैं। अब हम देखेंगे प्लेसेंटा का क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके कुछ टाइप्स देखेंगे। हमने उसको क्लासिफाई किया है कि वो किस तरह से कैसे उसका फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बेसिस पर किन लेयर से उसका फॉर्मेशन हो रहा है, उसका आगे फेट क्या है, उसके बेसिस पर हम इसका क्लासिफिकेशन अभी देखेंगे। अभी हम देखेंगे प्लेसेंटा का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। सबसे पहले हम जो क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब है कनेक्टिव, उसका कनेक्शन कैसा है, टिश्यू कनेक्शन के बेसिस पर हम उसको देख रहे हैं कि वो टिश्यूज का कनेक्शन उसका किस तरह का है, उस बेसिस पर देखेंगे। नाउ यहाँ पर एक जनरल आइडिया पहले उससे पहले देख लेते हैं कि ये है फैटर्नल फीटल पार्ट, फीटल साइड से किस किस का पार्टिसिपेट होता है, एंड द मैटरनल साइड से किसका यहां पर पार्टिसिपेट हो रहा है, किन सेल्स का, किन टिश्यूज का। सबसे पहले यहां पर आ जाता है, ये है एंडोमीट्रियम लाइनिंग विच इज, अब हम इसे कहेंगे डेसिडुआ, हम इसे अभी एंडोमीट्रियम ही कह लेते हैं, एंडोमीट्रियम लाइनिंग। नाउ उसके अलावा अब हम देखेंगे यहां पर कुछ कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ये फीटल पार्ट की बात कर रहे हैं। और उसके बाद आ जाता है दिस इज द ब्लड वेसल। क्या है ये? ब्लड वेसल। और इस ब्लड वेसल की लाइनिंग को हम क्या कह रहे हैं? एंडोथीलियल लाइनिंग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम इसे? एंडोथीलियल लाइनिंग। नाउ अब हम यहाँ पर बात करेंगे, दिस इज द, सॉरी फीटल साइड है तो ये एंडोमीट्रियम नहीं, ये होगा, अगर किसी ने मेरी गलती पकड़ी है तो इट्स वेरी वेरी गुड, आई एम एप्रिशिएटिंग टू दैट पर्सन। इसे हम कह रहे हैं कॉरियन। क्या कह रहे हैं? कॉरियन, कॉरियोनिक विलाई जिसको हम कह रहे हैं। एंड यहां पर आ जाता है एंडोथीलियल। दिस इज द एंडोमीट्रियम लाइनिंग। ओके, इस एंडोमीट्रियम लाइनिंग के नीचे क्या प्रेजेंट होगा? इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यूज, और इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है ब्लड वेसल। यहाँ नीचे है ब्लड वेसल, और ये ब्लड वेसल मैटरनल साइड की है, और इसे हम ब्लड वेसल को मैंने शॉर्ट में लिखा है बीवी, है ना। और ये है एंडोथीलियल लाइनिंग। जो ब्लड वेसल की लाइनिंग होती है हम उसे क्या कह रहे हैं? एंडोथीलियल लाइनिंग हम उसे कह रहे हैं। सो बेसिकली दीज आर द, कितनी हो गई? ये हो गई कनेक्टिव टिश्यू, इसे हम कह रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। आप देखिए कि यहां पर ये कितनी लेयर्स हो गई। अगेन ये कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम सीटी लिख रहे हैं। दिस इज द 1 2 3 4 5 एंड 6। बेसिकली यहाँ पर 6 लेयर्स है। अब ये जो 6 लेयर्स हैं, अब इसी का अरेंजमेंट हमको देखना है कि इसके बेसिस पर ही यहाँ पर हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे इस प्लेसेंटा का। बेसिकली जो सबसे पहली प्लेसेंटा है उसका नाम है एंडोथीलियोकोरियल। सबसे पहली जो है एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा, एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा।
क्या कह रहे हैं हम इसे? एंडोथीलियल कोरियो प्लेसेंटा। इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर ऑल 6 लेयर्स आर प्रेजेंट, ऑल 6 लेयर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। यानी कि उसे इनका जो कनेक्शन है वो कैसे है? वो इस तरह से कनेक्शन है, ब्लड से जो भी मटेरियल है वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हुए यहाँ आएगा और यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हुए यहाँ जाएगा, इन लेयर्स को क्रॉस करते हुए। सो बेसिकली हम इसे क्या कह रहे हैं? एंडोथीलियो कोरियल, एंडोथीलियो यानी कि एंडोथीलियो कोरियल एंड प्लेसेंटा इसे हम कह रहे हैं। एंड अब हम बात करते हैं सिनडेस्मोकोरियल की, जो सेकंड नंबर का जो पॉइंट प्लेसेंटा है, सिनडेस्मोकोरियल। सिनडेस्मोकोरियल टाइप का लेयर है। अब देखो यह सिनडेस्मो टाइप के इसमें क्या होगा कि इसके अंदर सिनडेस्मोकोरियल के अंदर जो एंडोमीट्रियम लाइनिंग है वो चली जाएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है? एंडोमीट्रियम लाइनिंग, दिस 4th नंबर, ये वाली जो लेयर है ये नहीं रहेगी। एंडोमीट्रियम लाइनिंग इज गॉन, तो हम उसे क्या कह रहे हैं? हम उसे कह रहे हैं सिनडेस्मोकोरियल टाइप ऑफ प्लेसेंटा कह रहे हैं। नाउ हम 3rd नंबर की जो प्लेसेंटा है उसे हम कह रहे हैं एंडोथीलियो। एंडोथीलियो में नाम का कंफ्यूजन है, एक है एपिथीलियो, एपिथीलियो कोरियल प्लेसेंटा। एपिथीलियो कोरियल प्लेसेंटा है, इसे हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। एपिथीलियो कोरियल जो है उसके अंदर 6 लेयर्स प्रेजेंट होंगी। यहाँ एपिथीलियो के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी? 6 लेयर प्रेजेंट होंगी। एंड एंडोथीलियल के अंदर क्या होगा? एंडोथीलियल के यहाँ पर 6 लेयर्स है और यहाँ पर एंडोमीट्रियम लाइनिंग सिनडेस्मो के अंदर जा चुकी है, तो यहाँ पर कितनी लेयर्स बची? यहाँ पर 5 लेयर्स बची। यहाँ पर 6 लेयर है एपिथीलियो कोरियल। एपिथीलियो का मतलब है कि यहाँ पर सारी 6 लेयर्स प्रेजेंट है और एंडोथीलियल के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज भी जा चुका होगा। पहले एंडोमीट्रियम चला गया, अब यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज भी जा चुका होता है, तो यहाँ पर कितनी लेयर्स बच गई? अब 4। अब ये डायरेक्टली इसका कनेक्शन किसके साथ हो गया? ये देखो, अब डायरेक्टली ये किसके साथ हो गया? एंडोथीलियल। हमने यहाँ पर ब्लड वेसल की जो लाइनिंग है उसको हम क्या कह रहे हैं? एंडोथीलियम कह रहे हैं। सो यहाँ पर इसलिए इसका नाम रखा है एंडोथीलियल। ये एंडोथीलियल, ये कोरियल और एंडोथीलियल कोरियल मिलकर के क्या बना रही हैं? प्लेसेंटा कनेक्शन बना रही हैं। सो बेसिकली यहाँ पर कितनी लेयर्स हो गई? 3 लेयर तो फीटल साइड की, 1 लेयर हो गई मैटरनल साइड की। तो यहाँ पर ओनली 4 लेयर्स का ही कनेक्शन होता है। सो 4th जो लास्ट वन है उसे हम कह रहे हैं हीमोकोरियल कह रहे हैं। हीमोकोरियल जो है 4th वन है हीमोकोरियल, हीमोकोरियल टाइप ऑफ प्लेसेंटा। अब ये हीमोकोरियल टाइप ऑफ प्लेसेंटा जो है इसके अंदर ये एंडोथीलियल लाइनिंग यानी कि जो ब्लड वेसल है ये भी रप्चर हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है और यहाँ पर ये जो ब्लड है ऐसे बिखरा हुआ रहता है। सो दैट मीन्स ये जो कोरियन वाली जो है, कोरियन जो के विलाई जो है वो इसमें एम्बेडेड रहते हैं, डिप्ड रहते हैं इस ब्लड के अंदर, इसमें डिप्ड रहते हैं कुछ इस तरह से। हीमोकोरियल, हीमो का मतलब है ब्लड से रिलेटेड है और कोरियल जो ये है कोरियोनिक विलाई जो है इसमें डिप्ड रहती है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई भी लेयर नहीं है, डायरेक्टली डिप्ड रहती है मैटरनल साइड के ब्लड से। कैसी रहती है? मैटरनल साइड से डिप्ड रहती है। एंडोथीलियल लाइनिंग भी यहाँ पर नहीं रहती है, यहाँ पर डिजनरेट कर दी जाती है। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ये हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि हमारी ह्यूमंस के अंदर किस तरह का प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, वो है हीमोकोरियल। तो इट इज फाउंड इन ओनली ह्यूमंस।
किनके अंदर प्रेजेंट होता है? ह्यूमंस के अंदर। सो ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लेयर दैट फॉर्म। अब हमने ये पढ़ा था कि कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनती हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में मैं बता देती हूँ कि 4 टाइप्स की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। पहला है कॉरियन, दूसरा है एलेंटॉइड, तीसरा है योक सैक एंड एमनियन। एमनियन, कॉरियन कितनी होती है अभी हम पढ़ेंगे सारी। एमनियन, कॉरियन, कॉरियन, एलेंटॉइस, ठीक है, एंड देन योक सैक। हम ये पढ़ेंगे चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में